हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमनदीप सिंह और आप सब देख रहे हैं एनसाइक्लो क्रिकेट। तो जैसा कि आज हमारी बात हो चुकी है दिन की पहली वीडियो में ही कि इंडिया पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट चेन्नई में जीत चुका है 280 रन से। तो उसी के बारे में जो पूरा मैच का हाल है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। आज का जो चौथा दिन था उसमें क्या कुछ घटा पूरे थ्रू आउट द टेस्ट मैच, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और 280 रन से ये मैच जीता इंडिया ने। एक तरफा ये मुकाबला रहा। चारों दिन का ही खेल इंडिया ने डोमिनेट किया। चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर आप फील्डिंग ही क्यों ना लो। तो पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तीनों ही आ, बात की जाए, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग में, वहां पे बांग्लादेश को पछाड़ा है बुरी तरीके से। और ऐसा क्या रहा बांग्लादेश के लिए कि वहां से कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि बांग्लादेश वहां पे मैच में शायद थोड़ी पकड़ और बना सकता था पर नहीं बना पाया। सो मैच काफी अच्छा रहा इंडिया के लिए एज एक्सपेक्टेड। आसान जीत रही, जैसा कि हम सब लोग मान ही रहे थे कि बांग्लादेश हो सकता है एक दो सेशन के लिए इंडिया को तंग करे, बट इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ कर पाएगा बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में। सो वैसा ही कुछ रहा और 280 रन से जीत मिली। मैन ऑफ द मैच जो कि इंडिया के स्टार ऑलराउंडर है, अभी स्टार ऑलराउंडर बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जिस हिसाब से वो परफॉर्म किया है उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे। लोकल बॉय थे आर अश्विन, पहली पारी में सेंचुरी जड़ी, दूसरी पारी में 6 विकेट लिए 88 रन देके। सो एक स्टार लेवल की परफॉर्मेंस रही। कई रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े इस मैच में, उसके आप ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। बट जो मैच है, जो पहला दिन का खेल था, उसमें अगर बात की जाए तो अ, बांग्लादेश ने शुरुआत अच्छी की थी, 3 विकेट जल्दी चटका लिए थे। उसके बाद फिर एक जो महत्वपूर्ण इनिंग मैं मानूंगा इंडिया की तरफ से आई उस मोमेंट पे, जहाँ पे खतरा और भी मंडरा सकता था इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे। शायद से कोलैप्स और बुरे तरीके से हो सकता था वहां पे अगर यशस्वी जायसवाल ने वो एक छोर संभाला नहीं होता तो वहां पे थोड़ा क्रेडिट जाएगा यशस्वी जायसवाल को, जिस तरह से उन्होंने एक एंड होल्ड किया। उसके साथ ऋषभ ऋषभ पंत ने भी जिस हिसाब की बल्लेबाजी की। सो ऋषभ पंत की यहाँ पे बात की जाए, काफी लंबे समय के बाद उनका कमबैक हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मिस की थी उन्होंने, इंग्लैंड की सीरीज फिर मिस की। सो कमी तो उनकी खली उन सीरीज में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंडिया में वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडियन प्लेइंग 11 में या स्क्वाड्स में या स्क्वाड के बाहर भी, पर ऋषभ पंत के होने पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। बल्लेबाजी लाइनअप हो जाए या टीम मैनेजमेंट हो जाए या फिर कैप्टन रोहित शर्मा के अंदर, तो वो जो ऐसे लग तो नहीं रहा था कि ऋषभ पंत बाहर है, बट वो जो सिंकिंग वाली बात आती है ना कि वो पहली पारी में ही नजर आया कि ऋषभ पंत वही सेम ऋषभ पंत हमें देखने को मिले। कैमियो था, एक छोटी पारी देखने को मिली 30s में ही, बट वो एक अच्छी पारी थी कॉन्फिडेंस के लिए। उसके बाद फिर से इंडिया की पारी एक बार लड़खड़ाई, ऋषभ पंत आउट हुए, फिर एक छोटी पार्टनरशिप के बाद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक आउट हुए। वहां पे ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश शायद से 200 के अंदर अंदर इंडिया को सिमटा सकता है, इंडिया की पारी समेट सकता है। बट वो मेरे हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। वो था आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की वो 199 रन की पार्टनरशिप, जिससे ना ही तो इंडिया से प्रेशर हटाया बल्कि बांग्लादेश से ये मैच पूरी तरीके से बहुत दूर ले गया। क्योंकि इस तरह का स्कोर चेंज करना या फिर लीड लेना, आगे आना मैच में इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है। 10 में से एक बार भी मुश्किल से हो पाता है। वो उसके लिए भी आपको एक बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप चाहिए ओपोनेंट टीम में। सो वो वहां पे जो जैसे ही वो पार्टनरशिप 100 से ऊपर गई थी तो जैसा कि हमने बात की पहले दिन के खेल में कि वो वहां से फिर मैच दूर जा चुका था बांग्लादेश से। सो वो एक बड़ा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आप इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट पूरे मैच में देखोगे नहीं, जिस हिसाब की बल्लेबाजी की रविंद्र जडेजा ने
अमूमन तौर पे टाइम लेते हैं थोड़ा, टेस्ट क्रिकेट में जब भी वो रेड बॉल क्रिकेट से खेलते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद अपने शॉट्स खेलते हैं। बट उस दिन काउंटर अटैक की ज़रूरत थी, हावी हुए थे बांग्लादेशी बॉलर, तो वो उन्होंने बखूबी किया और उनका बेहतरीन अंदाज से साथ निभाया यहाँ पे आर अश्विन ने। जिस तरह के शॉट्स वो आ रहे थे, बिल्कुल जो स्किल लेवल है अश्विन का बल्लेबाजी में, वो अपने आप को बल्लेबाज बोलते हैं, बट आप देखोगे कि जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनके बोलने से ज़्यादा हमें वो दिखता भी है कि जिस तरह का वो टाइमिंग है उनके पास बॉल के साथ, क्रिकेट बॉल पे, वो चाहे वो ऑफ साइड हो जाए, ऑन साइड हो जाए, फाइन लेग, थर्ड मैन, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ऐसा कोई वीकनेस है नहीं जहाँ पे आप उनको पकड़ सको, बाउंसर पे नहीं फंसते हैं वो। अच्छा पुल शॉट है उनके पास, और हर किसी गेंद का जवाब है उनके पास। ऐसा नहीं है कि आप उनको कहीं न कहीं फँसा सकते हो, ट्रैप कर सकते हो। वो एक प्योर जो बैट्समैन बैटर वाली जो चीज़ होती है, वो उनके पास है। सेम रवींद्र जडेजा, अश्विन ने भी बोला रवींद्र जडेजा के बारे में आज के मैच के बाद कि वो उन्हें इंडियन टीम में तो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन लगते ही लगते हैं। वर्ल्ड में भी वो उन्हें वन ऑफ द बेस्ट बैटर लगते हैं। जब बात की जाए रेड बॉल क्रिकेट की, ओवरऑल क्रिकेट में भी है, हमें पता ही है वो चीज़ भी। और जब बात रेड बॉल क्रिकेट की आती है, जिस हिसाब का उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5, 6, 7 साल से, वो अनमैच्ड है एक तरीके से। चाहे वो बॉल के साथ हो जाए, बल्ले के साथ हो जाए, और वो फील्डिंग में जो एलिमेंट लेके आते हैं अलग से रवींद्र जडेजा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। सो दैट्स व्हाई अश्विन वाज सेइंग कि रवींद्र जडेजा कामनेस लेके आते हैं इन द मिडल ऑफ द पिच। उन्होंने काफ़ी हेल्प की उन्होंने इस पारी के दौरान, इस पार्टनरशिप के दौरान। हालाँकि सीनियर सीनियर तो यहाँ पे आर अश्विन है, बट जो बैटिंग में ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि रवींद्र जडेजा के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है आर अश्विन से। सो काफ़ी हेल्प की, और जो मतलब उन्होंने ये भी बात की कि अ, स्टार्टिंग में जब वो दोनों साथ खेलते थे तो एक थोड़ा कॉम्पिटिशन नज़र आता था, हेल्दी कॉम्पिटिशन नज़र आता था, बट अब ऐज के साथ जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती गई है, वो एक-दूसरे की कंपनी पहले भी एन्जॉय करते हैं, बट नाउ दे आर वो उस तरह का फिर कॉम्पिटिशन रहा नहीं है। मेबी चाहे अब 3 प्लेयर्स की 3 स्पिनर्स खेल रहे हो, 4 स्पिनर्स खेल रहे हो, तो वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एक मतलब जो पेयर में हंट करते हैं अभी दोनों, एक बॉलिंग के टाइम पे भी पार्टनरशिप, और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो ऑलमोस्ट ऊपर-नीचे ही आते हैं, तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप देखने को मिलती है दोनों की। और बाहर भी जब ये जाते हैं तो मोस्टली होता क्या है, 2 में से एक ही खेलता है। बट अब जब से बल्लेबाजी दोनों अच्छी करने लगे हैं, तो टीम मैनेजमेंट को शायद भरोसा ज़्यादा हो गया है। तो आने वाले टूर्स में हमें क्या पता देखने को मिले कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दोनों ही स्पिन बॉलर हमारे खेलते हुए नजर आए। लास्ट सीरीज जो हुई थी वहां पे बहुत सारे मैचेस में हमें ये दोनों दिखे भी थे, जब लास्ट वाली ऑस्ट्रेलिया में हम जाके सीरीज जीत के आए थे। वहां पे हमें दोनों काफी सारे मैचेस में खेलते हुए मिले थे एक साथ। तो हो सकता है इस बार भी जब बाहर जाए तो ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नजर आता है फिर टीम मैनेजमेंट को दोनों के अंदर। गेंदबाजी के साथ तो वो विकेट निकाल के देंगे, चाहे वो कैसे ही पिच पे खेल रहे हो। उसके बाद जो बल्लेबाजी में और या फील्डिंग में जडेजा का हो जाए, तो एक बेहतरीन लेवल का प्लेयर है ये। उसके बाद बात की जाए, बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा किया। वहाँ पे कोई इतना चैलेंज मिला नहीं उनको पहली पारी में, एक आधी कोई छोटी-मोटी पार्टनरशिप हुई। हाँ, एक पार्टनरशिप जो याद आती है वो लिटन दास और शाकिब अल हसन की ही हुई। वो थोड़ी-सी चली तो रवींद्र जडेजा को ले आए, तो वो रवींद्र जडेजा ने काम कर दिया वहाँ पे 2 विकेट जल्दी से निकाल के। सो कैप्टन के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे रोहित शर्मा के पास। एक तो जो सीम पे पेस ऑप्शन है, वहाँ से अगर बल्लेबाजी लाइनअप निकलने का ट्राई करता है, तो वो फिर स्पिन में फँस जाता है। स्पिन में अश्विन का दिन नहीं हो, मे बी उनका एक सेशन खराब जाए तो जडेजा आपके ऊपर आ जाते हैं। अब जब अक्षर पटेल या कुलदीप यादव खेल रहे हो तो फिर वहाँ फँस जाते हो। तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचते नहीं है फिर बल्लेबाजों के पास, ओपोनेंट बैट्समैन के पास। सो वहाँ पे ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। फिर जब बात आई इंडिया की सेकंड इनिंग की, फॉलोन उन्होंने दिया नहीं, फॉलोन का चांस था रोहित शर्मा के पास, बट वो उन्होंने दिया नहीं। फिर यहाँ पे बल्लेबाजी की बात आई तो फिर थोड़े 2-3 विकेट जल्दी गए इंडिया के। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली,
विराट कोहली का पर्टिकुलरली अच्छा नहीं गया है मैच, बट कोई वॉरिंग साइन नहीं है यहाँ पे इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन होम मैचेस में एटलीस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया को उनकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सस्ते में आउट हो जाए, बट और भी काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास अगर वो नहीं चलते, रोहित शर्मा भी नहीं चलते। मे बी अगेंस्ट न्यूजीलैंड थोड़ा प्रेशर इससे ज्यादा आए। बॉलिंग क्वालिटी तो जो स्पिन क्वालिटी की अगर बात की जाए, इस पिच पे तो इतनी स्पिन थी ही नहीं। पहले 2 दिन की बात की जाए तो ज्यादा, 3 दिन भी आप बात कर लीजिए, इंडिया में इससे बेहतर ही स्पिन देखने को मिलता है आपको। और सारी जितने भी पिचेस है, विकेट्स है, आगे में भी आने वाले मैचेस होंगे, बट बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया शायद वो ना ट्राई करे, उनकी स्ट्रेंथ पे ना जाए, और वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बेटर भी होगा इंडिया के लिए। सो विराट कोहली के लिए नहीं गया अच्छा टेस्ट मैच। मे बी नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो अच्छा कमबैक करे यहाँ से। और फिर आती है एक और अच्छी पार्टनरशिप शुभमन गिल ऋषभ पंत के बीच में। एक वो भी आ, एक अटैकिंग पार्टनरशिप रहती है, थोड़ा टाइम लिया जाता है दिन के तीसरे दिन के शुरुआती सेशन में। उसके बाद दोनों धमाकेदार पारी खेलते हैं। पहले ऋषभ पंत का अटैक देखने को मिलता है, फिर ऋषभ पंत सेंचुरी पहले करके चले जाते हैं, फिर शुभमन गिल अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप, जो कि मतलब मैच तो पहले ही एक तरफा सा हो चुका था, बट ये था कि और दूर लेके जाना चाह रहे थे वहां से। सो इस पार्टनरशिप ने वो काम कर दिया बिल्कुल। फिर वेटिंग गेम खेलने पे ही डिपेंड हो गया बांग्लादेश, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता था। और जिस पेस पे रन बना रही थी टीम इंडिया, वो भी मैच और ज्यादा दूर लेके जा रहा था, क्योंकि वो फिर टाइम ज्यादा मिल पा रहा था इंडियन बॉलर्स को। वो उस वजह से भी मैच एक तरफा होता गया। बट यहाँ पे एक चीज है, ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली, जिस हिसाब से उनका कमबैक रहा, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि आसान नहीं होता इस ऐसी सिचुएशन के बाद आप कमबैक कर रहे हो। और मतलब मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि ऋषभ पंत कहीं भी लैग कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो 2 साल पहले इंडिया के लिए खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, उसी तरह की ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस हमें नजर आई। अभी के लिए थोड़ा जल्दी है, बट मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत इससे बुरा खेलेंगे, या मतलब उनका फॉर्म डाउन जाएगा। वो अच्छा ही करते चले जाएंगे, चाहे वो अगला टेस्ट मैच हो न्यूजीलैंड का हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके हो, तो वो तो फिर अलग ही फिर मजा आएगा वहां पे। सो ऋषभ पंत की बिल्कुल जहाँ पे जरूरत होगी हमें सबसे ज्यादा, वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी, क्योंकि जिस तरह के एक्स फैक्टर है वो। सो मैं यही बात बोल रहा था कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, ग्रेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, या फिर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, या फिर हमारे ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल, अश्विन, जडेजा, बुमराह, पेस ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो। बट जो ऋषभ पंत एक्स फैक्टर लेके आते हैं टीम में, मतलब जो अलग तरह से बैलेंस प्रोवाइड करवाते हैं कि 50 पे 3, 50 पे 4 आउट होने के बाद भी एक उम्मीद लगी रहती है कि एक काउंटर अटैक होगा, इंडिया वहां से 200, 250, 300 का स्कोर खड़ा कर सकता है, या फिर कहीं रन रेट के मामले में फंसी हो, वहां से रन निकालने हो, तो वो काम करके दे सकते हैं आपको ऋषभ पंत। और एक बार रिस्क वाला क्रिकेट तो खेलते हैं, बट उनसे जो रिवॉर्ड भी मिलता है हमें, वो भी काफी हाई रिवॉर्ड मिलता है, जिस हिसाब से उन्होंने मैचेस निकाले इंडिया के लिए, चाहे वो छोटे कैमियो हो या बड़े पारी हो, सेंचुरी हो। और इसके साथ ही इन्होंने आज जो कल सेंचुरी लगाई, उसके बाद इंडिया के जो पहले रिकॉर्ड था विकेट कीपर्स के लिए, मोस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट इन फॉर इंडिया, वो 6 टेस्ट सेंचुरी थी एम एस धोनी की। उसके बाद ऋषभ पंत ने उनकी बराबरी कर ली है, 6 टेस्ट शतक उनके नाम भी हो गए हैं। ये उनकी छठी टेस्ट सेंचुरी थी, छठा टेस्ट 100 था। सो उनकी बराबरी कर ली, और मे बी अगले 2-3 जो होम टेस्ट मैचेस हैं उनमें रिकॉर्ड वो टूट भी जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है, वो कर भी देंगे काम। और उसके अलावा शुभमन गिल, मतलब उनकी जो दूसरी पारी के स्टैट्स रहे हैं पिछली 4 इनिंग्स अगर उठा के देख ली जाए, 3 इनिंग उन्होंने टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली, फिर ये चौथी इनिंग्स, मतलब चारों इनिंग्स में धमाकेदार परफॉर्मेंस रही है उनकी तरफ से। चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट वो 52 वाली नॉट आउट वाली पारी, जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रहेगी मेरे लिए,
करियर में शुभमन गिल के, क्योंकि वो सीरीज के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट इनिंग थी जो उन्होंने खेली थी चौथी इनिंग में ध्रुव जुरैल के साथ जो पार्टनरशिप की थी। वो इनिंग हो जाए या फिर ये इनिंग हो जाए, उसके अलावा एक और सेंचुरी लगाई उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट सेकंड इनिंग में। सो ये जो पिछली 4-5 मैचेस से करते हुए आ रहे हैं एक तरह से, और ये बहुत अच्छी आदत है क्योंकि पहली इनिंग में फिर भी थोड़ा प्रेशर कम रहता है क्योंकि आपके पास रहता है कि सेकंड इनिंग में हम रिकवर कर लेंगे। पर जब सेकंड इनिंग आती है तो फिर कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास, वो लास्ट इनिंग है। वहां पे आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो कॉन्फिडेंस के साथ खेले, और शुभमन गिल उनमें से एक है कि मतलब टेस्ट क्रिकेट में आप टीम की सेकंड इनिंग में, सेकंड पारी में, दूसरी पारी में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। सो वो एक बहुत अच्छी चीज है, और ये उम्मीद हम ऐसे ही करते हैं कि शुभमन गिल ऐसे ही चलते रहे। जिस तरह की मतलब वो कंट्रोल में नजर आते हैं, वो वन ऑफ द ऐसे प्लेयर हैं, आप देख भी सकते हो कि पिच के बीच में रहते हैं, क्रीज पे रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि आउट नहीं कर सकते आप इनको, फिर वो सडनली एक ऐसा या लूज लूज शॉट आता है या फिर एक अच्छी बॉल पड़ती है वही, तो फिर उससे ऐसा लगता है एकदम से आउट हो जाते हैं। तो वो इस तरह, इसलिए मुझे शुभमन गिल थोड़े अलग स्पेशल लगते हैं कि जब वो क्रीज पे होते हैं तो आप ऐसा लगता है कि यार ये बैट्समैन आउट कैसे होगा, मतलब जिस तरह का टाइमिंग है उनका, और हर किसी बॉल को घसीट के वो ऑन साइड पे भी लेके जा सकते हैं। शॉर्ट आर्म जैब जिसकी बात करें, पुल शॉट बहुत अच्छा है, फ्लिक बहुत अच्छा है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छे है, कवर ड्राइव अच्छा है, और जो अ, आपका बैकफुट पंच जो खेलते हैं वो पॉइंट और कवर के रीजन से, वो बहुत अच्छा है, स्क्वायर कट अच्छा है, लेट अच्छा खेलते हैं थर्ड मैन के लिए। तो ऐसी कोई जो कमी नजर आती नहीं है बल्लेबाजी में जिसको बल्लेबाज ये सोच सके कि यहाँ पे आप इनको फंसा सकते हो। तो उस हिसाब से शुभमन गिल, बट ये आदत बनाए रखे वो। एक थोड़ा सा है कि एक पारी में वो बड़ी पारी खेल लेते हैं, दूसरी पारी में 0 10 15 पे आउट हो जाते हैं। सो और थोड़ा सा क्योंकि अच्छा पैच चल रहा है, अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो उसको फिर बड़े रन्स में तब्दील किया जाए, ऐसी ही हमें उनसे उम्मीद है। आगे में भी वो और ज़्यादा इम्प्रूव करें, दोनों पारी में अगर अच्छा कर सकते। ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं हम, बट होना भी चाहिए हमें क्योंकि इस लेवल के प्लेयर हैं शुभमन गिल। सो ये रहा। अब बात आ जाती है डिक्लेरेशन पे कि डिक्लेरेशन के बारे में कल बहुत सारी सवाल उठे कि क्या जल्दबाजी की रोहित शर्मा ने, क्या थोड़ा और ज्यादा रुक सकते थे केएल राहुल को थोड़ा और, क्योंकि अच्छे दिख रहे थे केएल राहुल को, क्या थोड़ा और टाइम दिया जा सकता था। मैं भी काफी सरप्राइज था, ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन लिया गया था, और मे बी उनकी तरफ से प्लान हो, बट हमें तो ऐसा ही लगा कि नॉर्मल नॉर्मल चल रहे थे, ऑल ऑफ द सडन वो आया। सो उस हिसाब से मेरा यही था कि शायद से थोड़ा और रुक जाते, क्योंकि 1.5 दिन से ज्यादा का खेल वेस्ट ही हुआ है, कुछ मतलब हुआ नहीं। आज चौथे दिन का पहले सेशन से पहले ही, लंच से पहले ही मैच खत्म हो गया, तो 5 सेशन तो आपके ऐसे ही रह गए। सो वहां पे थोड़ी और लंबी बल्लेबाजी शायद से की जा सकती थी इंडिया की तरफ से, शुभमन गिल को थोड़ा और लंबा जाने का, क्योंकि वो तो लग ही नहीं रहे थे कि आउट होने वाले हैं, और ज्यादा चांस मिल सकता था। फिर केएल राहुल को मे भी थोड़ा और अच्छी टाइम मिल जाता पिच पे क्रीज के ऊपर बिताने के लिए, 50-60 निकल जाते रन, तो उनको भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल सकता था उस पारी से। बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट गोज। टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, टीम के भले के लिए ही लिया, वहां पे उनको लगा कि मैच को जल्दी फिनिश किया जाए, 2 दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट मिल जाएगा प्लेयर्स को। मे बी रेस्ट हो या ट्रेनिंग हो, वो तो अब डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि 2 दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट यहाँ पे इंडिया को मिल जाएगा, क्योंकि आने वाला जो सीजन है यहाँ पे वो काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल है यहाँ पे इंडिया का, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में, जहाँ पे आपको और ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, और ज्यादा मेंटल फ्रेशनेस की जरूरत है। वहां पे शायद ये काम कर जाए, मे बी वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है। वो हुआ। उसके बाद फिर से बांग्लादेश की सेकंड इनिंग जब आई, तो पहली पारी से थोड़ी बेटर स्टार्ट हुआ उनका, बट फिर वही एक विकेट गिरा, उसके बाद वही 1 brings 3 4 वही वाली कहानी हुई, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, फिर आज शाकिब का विकेट गिरा, उसके बाद फिर से टीम ढह गई जल्दी। और बट इस पारी में पेसर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम
फेस हुआ, बॉल इतनी ज़्यादा नहीं हलचल कर रहा था, स्लो हो गया था विकेट में भी। तो वहाँ पे फिर काम आए हमारे डिपेंडेबल दोनों स्पिनर्स जडेजा और अश्विन। अश्विन ने निकाले 6 विकेट, जडेजा ने निकाले 3 विकेट। सो वहाँ पे इन्होंने मैच रैप अप कर दिया जल्दी आज के दिन के लंच से पहले ही। सो इंडिया के लिए तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ यहाँ से नेगेटिव मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। एक ही नेगेटिव है कि दोनों पारियों में जल्दी विकेट्स गए हैं टॉप ऑर्डर के। मे बी वो नेक्स्ट मैच में शायद इम्प्रूव कर ले, क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ वहां पे बांग्लादेश थोड़ा सा और हावी हो सकता है अगर आपके ऊपर से विकेट गिरते हैं जल्दी। सो एक वो ही चीज ऐसी है जहाँ पे इंडिया को अगले मैच में काम करने की जरूरत है। थोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन आ जाए बल्ले से न्यूजीलैंड सीरीज से पहले अगले टेस्ट मैच में, वो काफी ज्यादा फिर ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा इंडिया के लिए। सारे बल्लेबाज सारे बॉलर्स फॉर्म में नजर आएंगे वहां से उस सीरीज से पहले। एक वो ही छोटा सा नेगेटिव, मतलब वन ऑफ द मैचेस में आप क्या ही तो किसी को जज कर सकते हो, दो पारी तो किसी की भी खराब जा सकती है। विल ट्राई टू फिगर इट आउट आफ्टर द सेकंड टेस्ट मैच। वहां पे हम फिर भी बात कर सकते हैं इसके बारे में, अगर वो मैच भी दोनों का खराब जाता है तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। पर उससे पहले मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विषय है चर्चा का ये वहां से इंडिया के लिए। नहीं तो अब बात करते हैं बांग्लादेशी टीम की कि पॉजिटिव तो मुझे जो नजर आया, एक कैप्टन की जो इनिंग रही सेकंड में, हसन शांटो, नजमुल हसन शांटो की यहाँ पे अच्छी पारी रही। अटैकिंग नजर आए और काफी अच्छे बैट्समैन नजर आ रहे हैं। काफी सारे शॉट्स हैं इनके पास, रिवर्स स्वीप, स्वीप, लेफ्ट स्वीप, डाउन द ग्राउंड बॉलर की पिच पे जाके अपने फीट्स का यूज करके वहां पे अच्छा खेल सकते हैं ये। सो ऑल अराउंड गेम है इनके पास। वो मुझे इनका एक पॉजिटिव नजर आया। एक पहली पारी में हसन महमूद की बॉलिंग, वो थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आया मेरे को यहाँ पे। बट वो भी इस सेकेंड इनिंग में मे बी थोड़ा पिच स्लो, जो हम बात कर रहे हैं पिच स्लो हो गया था, उस वजह से सेकेंड इनिंग में वो ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आए। तस्कीन अहमद की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा सवाल खड़ा करती है इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश के लिए। उनको थोड़ा सा बेटर करना होगा अगर बांग्लादेश बेटर करना चाहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है वो इस टीम के। अगर पेस डिपार्टमेंट में बात की जाए तो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस वही है यहाँ पे। नाहिद राणा के लिए ये टेस्ट मैच अच्छा नहीं गया। तो वो हिट द डेक वाले बॉलर है, अगर लाइन और लेंथ अच्छी नहीं रही तो फिर फटके पड़ेंगे उनको, चाहे कोई भी बैटर हो सामने। और स्पेशली जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, विच सारे बैट्समैन पसंद करते हैं वहां से, फिर वो आपको जाने नहीं देंगे बच के। और उसके अलावा स्पिन में बात की जाए तो शाकिब अल हसन के लिए तो मतलब बहुत ही ऑर्डनरी ये मैच रहा है। तो एक तरह से कुछ धार नजर ही नहीं आया। मान सकते हैं पिच में ज्यादा इतनी मदद नहीं थी स्पिनर्स के लिए, बट फिर भी शाकिब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आउट ऑफ नथिंग भी वो कुछ प्रोड्यूस करके दे अपनी टीम के लिए। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है उनके ऊपर बांग्लादेशी टीम की, वो कुछ नहीं कर पाए। और एक छोटा सा पॉजिटिव मेहदी हसन, जो कि उभरते हुए सितारे हैं बांग्लादेशी टीम के लिए, वो भी एक कंप्लीट ऑलराउंडर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा बैटिंग पे उनको और काम करना होगा। अगर वहां से करते हैं तो लोअर डाउन द ऑर्डर वो अच्छे रन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर बॉलिंग उनकी लाजवाब है, बॉलिंग पे तो उनके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है, जिस तरह का स्किल लेवल उनका है ऑफ स्पिन बॉलिंग में। अच्छे से बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं, ललचा भी सकते हैं, और जब रन कंटेन करने की बारी आती है तो वो भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर दोनों के अगेंस्ट ही कंफर्टेबल है। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट थोड़े से ज्यादा हावी होते हैं वो, तो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट में भी थोड़ा सा और वर्क कर सकते हैं मेहदी हसन मिराज। लेट्स सी इन द नेक्स्ट मैच कैसा कर पाते हैं दोनों ही स्पिनर्स, मे भी दोनों के साथ ही जाएंगे। एक जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे रहता है बांग्लादेशी टीम के लिए, जो दो इनके सबसे बड़े प्लेयर है वो है मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन। जब जब ये दोनों प्लेयर्स अच्छा करते हैं ये टीम हमें अच्छा करती हुई नजर आती है। और ये दोनों बैट्स प्लेयर एटलीस्ट इंडिया के अगेंस्ट हम देखते हैं मोस्टली बहुत अच्छा करते हैं, स्पेशली मुशफिकुर रहीम। जिस तरह के शॉट्स उनके पास है, वो जो स्पिन खेलने की आर्ट उनके पास है, वो हर किसी प्लेयर्स के पास नहीं है बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप में। सो उनको थोड़ा सा ऊपर आके फ्रंट से लीड करना पड़ेगा इस टीम को,
क्योंकि ये टीम काफी टाइम से अभी ऐसा लग रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट में एक कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्मेंस दे सकती है। बाहर जाके भी अ, अच्छा परफॉर्म करके आए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी। घर में तो ये मतलब इनके साथ खेलना एक वन ऑफ द बिगेस्ट टीम है जब ये घर पे खेलती है, तो इतना आसान नहीं रहता है इनके अगेंस्ट कम्पीट करना, चाहे कोई भी टीम हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबको ही परेशानी का सामना करना पड़ता है जब ये बांग्लादेश के घर पे जाते हैं। तो घर पे तो बांग्लादेशी टीम काफी अच्छी है, बट इनको अगर थोड़ा सा बाहर करना है अच्छा, तो इनके सारे जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली ये दो जो सीनियर कैंपेनर हैं इनके, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, मुझे नहीं पता कितने लंबे टाइम तक ये खेल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो जरूरत है बांग्लादेशी टीम को इनकी, क्योंकि अच्छे एक रास्ते पे चल चुकी है टीम। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो ठीक ठाक कर ही रही है, उसके साथ ही रेड बॉल क्रिकेट में भी अभी बेटर परफॉर्मेंसेस आने लग गई है इनकी तरफ से। सो उनकी उसके लिए और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे और ज्यादा परफॉर्मेंसेस देनी होगी इनके टीम के लिए। वो बांग्लादेश को देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में कैसे कर पाते हैं। स्पेशली बैटिंग से थोड़ी ज्यादा उम्मीद रहेगी अगर बैटिंग पिच होती है। स्पिन फ्रेंडली विकेट अगर मिल जाती है बांग्लादेश को, तो वहां पे हो सकता है कि हमें थोड़ा सा और क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि फिर ये जो स्पिनर्स हैं, फिर यहाँ पे तैजुल इस्लाम भी आ जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच में, एक फास्ट बॉलर ऑप्शन बाहर बैठा के, फिर वहां पे मजा आएगा। और मैं स्पेशली चाहता भी हूँ इंडिया अपने आप को मे भी चैलेंज करे नेक्स्ट मैच में, कि वो एक स्पिन फ्रेंडली विकेट पे मैच हो, फिर 3 स्पिनर्स यहाँ से बांग्लादेश के आए, वहां से इंडिया के 3 मे भी 4 स्पिनर्स आए, तो वहां पे थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। और इतना ही है इस टेस्ट मैच के लिए तो। और जो स्टैट्स कुछ है इस टेस्ट मैच में बने टूटे रिकॉर्ड्स, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अश्विन यहाँ पे अ, बन गए 37 फाइफर ले लिए उन्होंने टेस्ट मैचेस में। शेन वॉर्न लेजेंड लेग स्पिनर्स, उनकी बराबरी कर ली यहाँ पे 37 फाइफर्स उनके हैं टेस्ट मैचेस करियर में अभी तक। अश्विन ने भी 37 ले लिए हैं। अश्विन ने लिए 37 191 इनिंग्स में, शेन वॉर्न के थे 273 इनिंग्स में। और इन दोनों से ही आगे हैं मुथैया मुरलीधरन, जिनके ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है अभी, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। बट जो एक बराबरी थी यहाँ पे वो शेन वॉर्न की है यहाँ पे आर अश्विन ने। 273 इनिंग्स में उन्होंने 37 लिए थे, और उन्होंने ले लिए 191 इनिंग में 37 फाइव। और सबसे ज्यादा हमें पता ही है कि मुथैया मुरलीधरन, सबसे ज्यादा विकेट इनके नाम है, सबसे ज्यादा फाइव इनके नाम है। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स बने या बराबरी हुई, वो आप देख सकते हो। एक तो इंडिया की ये 179th टेस्ट विन है। जो क्रिकेट हिस्ट्री की बात की जाए, रेड बॉल क्रिकेट की टेस्ट मैचेस हिस्ट्री की बात की जाए इंडिया की, तो ये इनकी अराउंड 580 टेस्ट मैचेस खेले हैं, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया ने 580वां टेस्ट मैच था ये इंडिया का, उसमें से 179 टेस्ट मैच उन्होंने जीता है, 178 मैचेस उन्होंने हारे हैं। सो ये पहली बार, इट इज द फर्स्ट इंसिडेंट आप तो देखेंगे इन इंडिया टेस्ट हिस्ट्री वेयर देयर विंस हैव एक्सीडेड देयर लॉसेस। जो मतलब हार से ज्यादा उनकी जीत हो गई है। जो रेशियो होता है विन इनटू लूजेस का, वो 1 से ज्यादा हो गया है अभी इंडिया का। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो जीत का जो जीत ज्यादा हो गई है टेस्ट मैचेस में हमारी हार के तुलना में। और इसके लिए हमें लग गए हैं अराउंड 580 टेस्ट मैचेस। बहुत सारे अलग कंट्रीज भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो पहला ही टेस्ट मैच अपनी हिस्ट्री का जीत लिया था। बट ये थोड़ा सा अजीब सा ही स्टैट है कि इंडिया ने 580 टेस्ट मैच के बाद आके ये अपनी जीत जो है वो हार से ज्यादा की है। और वो ये जो परिणाम है, जो पिछले 5 6 7 8 साल से जो जिस तरह से टेस्ट मैचेस में रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की एज ए टीम, जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, चाहे वो घर में हो घर के बाहर हो, एक कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। घर में तो हम बहुत लंबे टाइम से करते हुए आ ही रहे हैं, बट घर के बाहर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फिर जडेजा का ये 12th इंस्टेंस है कि 50 प्लस स्कोर किया है एंड टेक 5 और मोर विकेट इन द टेस्ट मैच। इसके अलावा जो इयान बोथम है, उन्होंने ही 16 बार किया है ये उनसे ज्यादा।
अश्विन और शाकिब ये कर चुके हैं 11 बार। सो जडेजा, अश्विन, शाकिब इस मैच से पहले बराबर थे। मे बी अश्विन नहीं थे। शाकिब ने 11 बार किया था, अश्विन ने 10 बार किया था, क्योंकि अश्विन ने भी सेम किया है इस मैच में। जडेजा ने 12वीं बार किया है और इनसे आगे सिर्फ बोथम ही रहे हैं, लेजेंडरी ऑलराउंडर इन स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, और या फिर आप कह सकते हो ओवरऑल क्रिकेट। उसके बाद 7th 5 पर है अश्विन का 4th टेस्ट इनिंग में। जो चौथी पारी है उसमें 7वीं बार उन्होंने 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं, और जॉइंट सेकंड मोस्ट बन गए हैं वो वॉर्न और मुरलीधरन के साथ। रिकॉर्ड तो नहीं बना है अभी, ये सेकंड हाईएस्ट हो गया है, जॉइंट सेकंड हाईएस्ट। वॉर्न ने भी 7 बार किया है, ये फिर मुरलीधरन ने भी 7 बार किया है। और श्रीलंका के जो रंगाना हरात है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत ही प्यारा एक्शन था उनका, वो इस चार्ट को लीड कर रहे हैं अभी। 12 उनके 5 विकेट होल्स है, 5 या 5 विकेट से ज्यादा 12 बार लिए उन्होंने टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में। और इसके अलावा ये 4th इंस्टेंस है कि अश्विन ने 100 किया है, और टेस्ट मैच की सेम टेस्ट मैच में एक 5 पर लगाया, 5 विकेट होल लिया है, और एक पारी में 100 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। इनसे ज्यादा जो किया है वो फिर से इयान बोथम 5 बार कर चुके हैं ये, और गैरी सोबर्स, मुश्ताक मोहम्मद, जैक्स कालिस, शाकिब अल हसन, रविंद्र जडेजा, ये है, इन्होंने 2-2 बार किया है। तो मतलब अभी एक और रिकॉर्ड अचीव कर सकते हैं मे बी आर अश्विन। कब हो ये पता नहीं, मुझे लगता है कि जल्द ही हो जाएगा, आने वाले टेस्ट मैचेस में फिर से कोई ऐसा कारनामा कर देंगे, क्योंकि 5 विकेट होल तो वो लेंगे ही। टेस्ट सेंचुरी की बात है, वो भी शायद बना ही देंगे। सो बाकी ये जो प्लेयर्स है, शाकिब अल हसन, गैरी सोबर्स, जैक्स कालिस, मुश्ताक मोहम्मद, रविंद्र जडेजा, ये 2-2 बार कर चुके हैं, और इयान बोथम 5 बार के साथ पहले नंबर पे है, और आर अश्विन दूसरे नंबर पे है 4 बार ये करने के साथ। इसके अलावा जो एक और रिकॉर्ड है यहाँ पे अश्विन का, इस मैच से पहले वो 38 ईयर और 2 दिन के थे जब इस टेस्ट मैच में आए वो। नाउ द ओल्डेस्ट मैन टू क्लेम ए 5 विकेट होल फॉर इंडिया इन टेस्ट। द प्रीवियस ओल्डेस्ट वाज वीनू मांकड़। वो 37 साल और 306 दिन के थे जब उन्होंने पेशावर टेस्ट मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान 1955 में 5 विकेट होल लिया था। और अब इंडिया के जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर जो बन गए वो आर अश्विन बन गए हैं, 5 विकेट होल लेने वाले फॉर इंडिया ओनली। सो ये काफी अच्छा रिकॉर्ड है। सो ये कुछ स्टैट्स है यहाँ पे। इंडिया की तरफ से स्पेशली आर अश्विन और जडेजा की तरफ से एक एलीट क्लब में जाते जा रहे हैं दोनों ही ऑलराउंडर्स हमारे, चाहे वो आर अश्विन हो जाए, रविंद्र जडेजा, और जितनी बात की जाए उतनी कम है इन दोनों के बारे में। और बहुत सारा लंबा टाइम चाहिए इन दोनों ने जो कारनामे किए हैं अपने टेस्ट मैचेस करियर में, टेस्ट क्रिकेट करियर में। वो मतलब दोनों ने जिस तरह की इनकी पार्टनरशिप रहती है बॉलिंग के टाइम और बैटिंग के टाइम भी काफी साथ खेलते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ऊपर नीचे ही आते हैं। और इसके अलावा टेस्ट मैच एंड हो चुका है। सो डब्ल्यूटीसी हर एक मैच के बाद, जैसे कि आपको पता ही है, डब्ल्यूटीसी टेबल में भी ऊपर नीचे पॉइंट्स हो जाते हैं, परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है। सो उसी पे एक नजर डाल लेते हैं हम कि इस मैच के बाद इंडिया ने अपनी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। यहाँ पे नंबर 1 तो बना ही हुआ था इंडिया, और अभी आप देख सकते हैं 10 मैचेस में 7 विन है, 2 उन्होंने मैच हारे हैं, एक ड्रॉ रहा है, और 86 पॉइंट्स के साथ वो बैठे हैं टॉप पे। परसेंटेज उनका है 71.67, लास्ट के 5 टेस्ट मैच जीते हैं उन्होंने। उससे पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच हारा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है 62.50 के साथ दूसरी पोजीशन पे, और ये हर मैच के बाद बदलता रहता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे पूरी डिटेल में, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और आपके लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद ये पहला टेस्ट मैच हुआ है, उससे पहले मैंने डब्ल्यूटीसी के जो कौन ऐसे टॉप 2 या कंटेंडर हो सकते हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए, जो जा सकते हैं लॉर्ड्स में अगले साल होने वाले फाइनल में, उस पे एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना चाहो तो वो देख सकते हैं। उसके बाद ये पहला ही टेस्ट मैच हुआ है, और एक और टेस्ट मैच जो इसके साथ चल रहा है न्यूजीलैंड अगेंस्ट श्रीलंका में, और उस पे वो भी काफी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच चल रहा है।
मे भी हम उसके बारे में आगे चल के बात करें कल या परसों में। अभी के लिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका तीसरे चौथे पे है, और उस मैच के बाद शायद ये पोजीशनिंग चेंज हो जाए, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के हाथ में 2 विकेट बची हुई है और 68 रन्स उनको चाहिए। कल का दिन है और 68 रन चाहिए, 2 विकेट उनके पास है। बट अच्छी बात है कि सचिन रविंद्रा 91 रन बना के अभी भी क्रीज पे टिके हुए हैं। तो होप तो है थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड के पास, और यहाँ से अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो मेरे लिए तो स्पेशली बहुत बड़ी विन होगी न्यूजीलैंड की। यहाँ पे श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना इतना आसान नहीं है। अगर श्रीलंका ये मैच जीतता है तो श्रीलंका भी इस वर्ल्ड WTC चैंपियनशिप में बना रहेगा फाइनल की रेस में। सो उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है, न्यूजीलैंड के लिए भी चांसेस है ही। सो अगर वो जीतता है तो उनके भी चांसेस फिर ब्राइट हो सकते हैं। सो ये टेस्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग है, चल रहा है। 68 रन चाहिए, 2 विकेट बचे हुए हैं। डिटेल में हम कभी चर्चा करेंगे इस सीरीज के बारे में। और WTC की जहां तक बात है तो जैसे ही ये बांग्लादेश इंडिया की सीरीज हो जाएगी, फिर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। जब तक ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड की सीरीज भी साइमल्टेनियसली चल रही है, वो भी खत्म हो जाएगी, और इंडिया बांग्लादेश की सीरीज भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम फिर से WTC पे एक और वीडियो बनाएंगे। बट फिलहाल के लिए जो वीडियो बना वो आप देख सकते हैं। सो इतना ही था आज के लिए। और सेकंड टेस्ट मैच अभी अभी टाइम है, और उससे 1-2 दिन पहले हम सेकंड टेस्ट मैच के बारे में भी बात करेंगे। सो अच्छा रहा मैच। बांग्लादेश देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आता है, क्या चैलेंज लेके आता है इंडिया के लिए, क्योंकि जो कर रहा है वो बांग्लादेश को ही कर रहा है। इंडिया तो अपने बेसिक्स रख के चलता हुआ चला जाएगा। जब होम पे वो रहते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल चीजों के साथ चलता हुआ चला जाएगा। एक आधा कॉम्बिनेशन वो चेंज करेंगे, अगर स्पिन विकेट होता है तो मे बी एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके एक स्पिनर्स को ले आए एक्स्ट्रा। बॉलिंग बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कुछ फेरबदल यहाँ पे इंडिया करेगा। मे बी यश दयाल को चांस मिल जाए, बट वो देखेंगे, उसके लिए काफी टाइम है। नेक्स्ट टेस्ट मैच से पहले हम बात करेंगे उसके बारे में। सो थैंक्स अ लॉट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।